आज हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट में जो इस्लामिक रिवाइवलिज़म है, जो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ़िराज़ी मूवमेंट के बारे में बताया था। आज हम वहाबी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। वहाबी मूवमेंट जो थी उसका जो बेस था, यानी कि जो जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, उसका जो आइडिया था वो बेसिकली अरब से आया था। इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाबी मूवमेंट की बैकग्राउंड के बारे में पहले पढ़ें। इंडिया में इसको जो है वो सैयद अहमद राय बरेलवी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका इसकी जो फाउंडेशन थी वो अरब में रखी गई थी। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक इंडिया में अगर हम इसकी बात करें तो ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जो 1820 से 1870 तक चली थी। और हुआ ये कि ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी बाय द टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड सेंट शाह वली उला ऑफ दिल्ली। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ये अरब से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया वो वहाँ के एक स्कॉलर थे जिन्होंने प्योर इस्लाम को वहाँ पे जो है वो रिवाइव करने की दोबारा से कोशिश की थी। क्यों इसको हम रिवाइवल बोलते हैं? क्योंकि प्योर इस्लाम को रिवाइव करने की बात की गई थी। वो क्या था कि इनको ऐसा लगता था कि इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी नई इनोवेशंस आ चुकी हैं और बहुत जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत से जो इंडिजीनियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो थे वो इस्लाम में एम्बाइब हो गए हुए हैं। इसीलिए जो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया जो हैं, इन्होंने सेंट्रल अरेबिया में जो प्योर इस्लामिक टीचिंग्स थे उनको वहाँ पे स्प्रेड किया था। सिमिलरली जो सेंट शाह वली उल्लाह थे उन्होंने वैसे ही टीचिंग्स को इंडिया में जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश की थी। इन दोनों के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आ गई थी इस्लाम में वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इनको ये लगता था कि प्योर इस्लाम जब बना था तो तब सब मुस्लिम्स जो थे वो एक थे, वो डिवाइडेड नहीं थे, जो कि बाद में जाके डिफरेंट स्कूल्स में डिवाइड हो गए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दो सेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट, दो मेजर सेक्ट्स हैं मुस्लिम्स में, एक हो गया सुन्नीस और एक हो गए शियाज, और वो भी फर्दर स्कूल्स में डिवाइडेड है। तो ये दोनों जो स्कॉलर्स थे वो ये चाहते थे कि ये जो डिवीज़न है, ये जो स्कूल्स की डिवीज़न है, यहाँ पे इसको ख़त्म करना, और जब इस्लाम बना था तब जैसा था वैसा ही पूरा इस्लाम हो जाए। इससे इनको ये लगता था एक तो हार्मनी क्रिएट होगी अमंग मुस्लिम्स, और दूसरा खासकर इंडिया की बात करें तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल्स और सेक्ट्स, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ से ख़त्म हो सके। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी दे बोथ एम्फेसिस्ड ऑन रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन। क्या मतलब है? इनको ये लगता था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिलीजन को किस तरीके से देखता है, किस तरीके से वो अपने इनर सेंस में उसको मानता है, वो ज़रूरी है। और क्यों किसको मानना चाहिए? तो उन्होंने, इन दोनों ही स्कॉलर्स ने बोला था कि कुरान की जो टीचिंग्स हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, यानी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। सुन्नत क्या होता है? उससे पहले मैं आपको कुरान के बारे में बताती हूँ। कुरान जो है वो एक अरेबिक वर्ड करा से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है टू रीड अगेन एंड अगेन और रेसिटेशन। कुरान जो है उसकी 114 उसकी यूनिट्स हैं या चैप्टर्स हैं, जिनको हम सूरास बोलते हैं, और ये एक बहुत इलेबोरेटिव होली बुक है मुस्लिम्स की, जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस, डॉक्ट्रिन, स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन्स, हर चीज़ के बारे में लिखा है। और कुरान बेसिकली जो था वो क्या था? वर्ड ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की जो सेइंग्स हैं उसको प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने कुरान के फॉर्म में जो है वो मुस्लिम्स को ये दिया था, और उसी से इस्लाम जो है वो निकला था। तो इन दोनों सेंट्स का ये मानना था कि कुरान जो असली जो आइडियोलॉजी है कुरान की, मुस्लिम्स जो वही प्योर मुस्लिम है जो उसको फॉलो करेगा और जो प्रॉफिट मोहम्मद के रास्ते पे चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ही वॉज द लास्ट मैसेंजर, जिनको हम रसूल बोलते हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से एक्ट किया था, यानी इनके एक्शन जो अल्लाह ने डिफ़ाइन किए थे एक्शंस, उन पूरी तरीके से उन एक्शंस पे कौन चला था? प्रॉफिट मोहम्मद चल रहे थे। इसीलिए उनको उनके इस एक्शन
जो भी कुरानिक एक्शंस पे चलेगा उनको सुन्नत बोलते हैं। तो उसी सुन्नत के रास्ते पे ही सबको जो है वो चलना है, ये कहना था इन दोनों स्कॉलर्स का। और इनको लग रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो चुका है कि इस्लाम जो है प्योर इस्लामिक जो कंसेप्ट से हम थोड़े से बाहर आ चुके हैं। वो इसलिए आ चुके हैं कि जब इस्लाम जो है वो फैलता गया पूरे वर्ल्ड में, जब इस्लाम फैल रहा था तो बहुत से इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को जो मुस्लिम्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यही रीज़न था कि ये एक सोशो रिफॉर्म मूवमेंट, प्योरली ये रिलीजियस ही मानूंगी मैं इसे, तो ये पूरी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थी वो शाह वली उल्लाह जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन फॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ वहाबी मूवमेंट इसको इंडिया में स्टार्ट किया था सैयद अहमद राय बरेलवी ने और शाह अब्दुल अजीज़ ने। इनका जो मेन मकसद था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी यही थी कि प्योर इस्लाम को इस्टेब्लिश करना है इंडिया में, और जो टीचिंग्स है शाह वली उल्लाह की, उनकी टीचिंग्स को इंडिया में जो है वो पूरी तरीके से प्रोपेगेट करना है। तो शाह वली उल्लाह की टीचिंग्स ये कहती थी कि इन्होंने एक वर्ड दिया था दर उल हर्ब, कि लैंड ऑफ काफिर्स। काफिर्स का डोंट टेक इट द वर्ड काफिर अदरवाइज, काफिर का यहाँ पे मतलब होता है नॉन बिलीवर्स। नॉन बिलीवर्स मतलब जो अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते, उनको इन्होंने काफिर बोला था। कि ये जो लैंड है ये लैंड ऑफ काफिर्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो इसीलिए हमें उसको क्या बनाना है, दर उल इस्लाम, यानी लैंड ऑफ मुस्लिम्स या लैंड ऑफ इस्लाम, जहाँ पे हर कोई जो है वो प्योर इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करे और जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है उसी के अकॉर्डिंग चले। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, रोहिलखंड से अपनी टीचिंग्स को स्टार्ट किया था। लेकिन जो सैयद अहमद राय बरेलवी थे, जब उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट की तो उन्होंने थ्रू आउट इंडिया में जो है इसको प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत ही अपॉइंटेड स्पिरिचुअल एजेंट्स जिनको बोला गया खलीफास। इन स्पिरिचुअल एजेंट्स का या खलीफास का काम क्या होता था कि जो शाह वली उल्लाह की जो टीचिंग्स है उनको थ्रू आउट इंडिया में स्प्रेड करना। उसके बाद ये चाहते थे एक सेफ़ टेरिटरी मिले। सेफ़ टेरिटरी क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये इनकी टीचिंग्स को पूरी तरीके से स्प्रेड कर सके और लॉन्च कर सके जिहाद यहाँ पे आजकल का जो जिहाद है उसकी बात नहीं चल रही है, इट्स ए होली वॉर। होली वॉर का मतलब ये है कि इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना कि हर कोई जो है प्योर इस्लामिक टीचिंग्स को क्या करे, फॉलो करे। तो उस तरीके की होली वॉर इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी। और लेकिन ये मोमेंट जो थी वो पॉलिटिकल हो गई थी। पॉलिटिकल क्यों हो गई थी? क्योंकि इन्होंने अपना बेस जो था वो शिफ्ट कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में, और वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया था, जो मेन सेंटर था इनका, वो था सिथाना। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि वहाबी मूवमेंट का मेन सेंटर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में कौन था, तो आंसर है सिथाना। तो वहाँ पे उस टाइम पे वो टेरिटरी जो थी वो पूरी पंजाब की टेरिटरी जो थी वो सिख्स के पास थी अंडर महाराजा रंजीत सिंह। तो इसकी वजह से इनके बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते थे वो सिख्स के साथ होते थे। तो दैट वाज द रीज़न कि ये पूरी मूवमेंट जो थी वो सिख्स के अगेंस्ट हो गई थी। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्टार्ट हो गई थी, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो पीछे रह गई थी और सिख्स और जो वहाबीज थे उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था वहाबी मैसेज को हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, यूपी में एंड इवन बॉम्बे में। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि 1831 में सैयद अहमद जो होते हैं, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ बालाकोट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द सिख्स, की सिख्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा था बैटल ऑफ बालाकोट में, जिसमें जो सैयद अहमद थे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये मोमेंट जो है वो पूरी तरीके से मोमेंट सप्रेस नहीं होती है, ये मोमेंट तब भी कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो सैयद अहमद राय बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज़ के जो फॉलोअर्स थे, उनको मौलवीज़ बोला गया। और वही ये मोमेंट जो थे वो आगे लेके गए। और तब उन्होंने क्या किया, इनकी डेथ के बाद सेंटर जो था वो शिफ्ट कर दिया पटना में, यानी जो इनका हेडक्वार्टर था वो फिर पटना बन गया और वहीं से ये मोमेंट चलाते रहते थे। और बहुत से फॉलोअर्स थे वहाबी मोमेंट के। इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान जो कि रियल लीडर थे दिल्ली में 1857 रिवोल्ट के टाइम पे, जब दिल्ली से रिवोल्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जो नॉमिनल लीडर थे वो बहादुर शाह जफ़र थे और जो रियल लीडर थे वो बख्त खान थे। तो वो वहाबी फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे।
लेकिन जब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि जो वहाबीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की, इनको क्रश करने की कोशिश की। और वो कैसे की, इनके ऊपर बहुत से नंबर ऑफ कोर्ट केसेस इनके अगेंस्ट लगा दिए गए, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट ट्रायल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। एक था अम्बाला ट्रायल और एक था पटना ट्रायल। इन ट्रायल्स के बेसिस पे बहुत से वहाबीज़ जो थे, इस मोमेंट के जो फॉलोअर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया, बहुत सी उनकी लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर दिया गया, उनके ऊपर टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से 1870s तक आते आते वहाबी मोमेंट पूरी तरीके से जो थी वो क्रश्ड हो गई थी। अब आ जाता है इसका इंडिपेंडेंट ऑफ शूट मोमेंट। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया ऐसी मोमेंट जो वहाबी मोमेंट से इंडिपेंडेंट थी, यानी उसके साथ वहाबी मोमेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थी या इन्फ्लुएंस थी वहाबी मोमेंट्स से। ठीक है, यानी वहाबी मोमेंट्स के जो लीडर्स थे उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थी। उसी लाइन पे इन्होंने बंगाल में एक मोमेंट स्टार्ट की थी, और बंगाल के 24 परगना में इसको स्टार्ट किया गया था बाय सैयद मीर निसार अली ने इसको स्टार्ट किया था, जिनको टीटू मीर कहते थे। इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी कि इन्होंने क्या किया था कि एक पीजेंट्स और वीवर्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सप्लॉयटेशन से बहुत ज़्यादा जो सफ़रर्स थे, उनका एक ग्रुप बनाया जिसमें ज़्यादा पीजेंट्स और वीवर्स थे, और उनको एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी दी गई सो दैट वो वहाबीज़ जो हैं वो बाकी लोगों से अलग नज़र आए। और वो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी क्या थी कि उनको अलग से ड्रेस पहननी पड़ती, एक ड्रेस कोड था, और उनको बियर्ड रखनी पड़ती थी। इट इज़ ए मार्क ऑफ आइडेंटिटी कि हम वहाबीज़ हैं। तो इस तरीके से इस मोमेंट को वो आगे लेके गए, और इसका सोशल कैरेक्टर ये था इस मोमेंट का कि ये जो वहाबी मोमेंट के साथ में उस टाइम पे जुड़ रहे थे जो लोग, उनको ये बोला गया कि जो भी कस्टम्स और बिलीव्स उन्होंने बारोड किए हिंदुइज्म से, उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इनको ये लगता था कि प्योर इस्लाम जो है इंडिया की धरती पे उसको फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ की एग्जिस्टिंग दूसरे रिलीजियस की बहुत सी चीज़ों को हमने क्या कर लिया है, इम्बाइब कर लिया अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस में। तो इन्होंने प्योरली बोला कि जो भी कस्टम्स खासकर जो हिंदूज से हमने बोरोड किए हैं उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना है। और इसका पॉलिटिकल टिंज ये दिया इन्होंने कि इन्होंने ये नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट कर दी। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया टीटू मीर ने अपने फॉलोअर्स से कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं या जो भी ज़मींदार से उनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से ब्रिटिशर जो थे वो ऑब्वियस सी बात है उन्हें रिटेलिएशन करनी थी। आप देखिए जब तक ये मूवमेंट सोशल रिफॉर्म या रिवाइवलिज्म की बात करती थी तब तक ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे। जैसे सती सिस्टम को चेंज करना था तो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, विडो रीमैरिज के ऊपर लॉ लाना था उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जैसे मूवमेंट पॉलिटिकल हो जाती थी तो पॉलिटिकल मूवमेंट का मतलब है ये सीधे सेटबैक मिलता था या थ्रेट मिलती थी ब्रिटिशर्स को, इसीलिए वो उसको कोशिश करते थे उन मूवमेंट्स को सप्रेस करने की। तो वैसा ही इस मूवमेंट के साथ भी हुआ कि फाइनली 16 नवंबर 1831 में ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया आर्टिलरी के साथ में, और फाइनली टीटू मीर जो है उनको एनकाउंटर में ही वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर। एंड फाइनली ये जो ऑफ शूट मूवमेंट थी बंगाल में जिसका इन्फ्लुएंस वहाबी था वो पूरी तरीके से जो थी वो क्रश्ड हो गई थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वहाबी मोमेंट। इससे ज़्यादा यू नीड नॉट टू कलेक्ट एनी मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वहाबी मोमेंट, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ कलेक्ट करने की। दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड ऑलमोस्ट मैं आपको रिवाइवलिस्ट मोमेंट जो है इनकी करवा चुकी हूँ। अब देवबंद या अलीगढ़ मोमेंट में आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। जो भी मिसलेनियस और होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ करवा दूंगी। आपका कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ आप हमारे पेज पे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।